लैम्डा मैं याद दिला देता हूं आपको, ऐसी क्या बात कह दी आपने, x प्लस वन की पावर n की फॉर्म में होंगे तो हम इसे लैम्डा x प्लस वन लिखेंगे, है ना। अच्छा, और अगर भाई x माइनस वन की पावर n की फॉर्म में होंगे तो उसे लैम्डा x प्लस माइनस वन की पावर n लिखेंगे। तो सारा खेल अब n के हाथों में हो जाएगा। n अगर कल को ऑड हो गया तो रिमाइंडर जो होगा वो लैम्डा x माइनस वन होगा, और अगर डिग्री जो इंडेक्स है वो अपने आप में अगर इवन इंडेक्स का क्वेश्चन हो गया तो लैम्डा x प्लस वन। इस फॉर्मेट में बदलने के बाद फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं, है ना। जैसे क्या, पिछली बार के क्वेश्चन से आगे चलता हूं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 5 की पावर 99 आफ्टर डिवीजन ऑफ 13 व्हाट इज द रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि रिमाइंडर क्या है जब ये डिवाइड हो जाए। तो पहली बात तो मुझे नीचे अगर 13 है तो ऊपर कैसे भी करके 13 या 13 की फैमिली के आदमी के आसपास रखना पड़ेगा। अच्छा देखो, 13 के आसपास 5 नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसे 5 इंटू 5 के स्क्वायर की पावर 49 लिख दूं तो शायद इसे 5 इंटू आप अंदर 5 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे, 25। ओके, क्या मैं इसे 26 माइनस वन लिख सकता हूं कि पावर 49? ऐसा लिखना तो गलत नहीं है। और 13 की जान पहचान में कहीं 26 आता है ना, जिसका मतलब ये कि उसकी फैमिली के आसपास हो जाएगा। 5 को तो बाहर ही बैठा रखता हूं, और मुझे इसको देखते ही इसकी वाली फील आ रही है, और उसमें भी n कैसा है, ऑड है। मैंने मैं अंदर वाले को लिखूंगा 26 लैम्डा माइनस वन अपॉन 13। फिर अगर भाई देव आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको पता होगा कि अगर भाई देव मैंने इसे ओपन भी कर दिया तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 26 लैम्डा माइनस 5 अपॉन 13, सही है। तो अगर भाई देव मैंने डिवाइड कर दिया तो -5 रिमाइंडर नहीं बचेगा। पहले मैंने क्या सिखाया था पिछली बार आपको कि अगर भाई देव कर भी देते हैं तो इससे अपन लिखेंगे 130, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं 130 लैम्डा, ठीक है, माइनस फिर 5 के लिए जानबूझ कर लिखेंगे माइनस का 13 प्लस का 13 माइनस का 5 अपॉन 30। फिर इन दोनों में से इजीली दिखता है सामने से कि 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर की तरफ कुछ 10 लैम्डा माइनस वन बचेगा, ठीक है। और 13 माइनस 5 कितना होता है, 8। तो जिस दिन भी 13 का डिवाइड लग गया तो मुझे पता है ये पूरा डिवाइड इसमें तो पूरा पूरा लग जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 8। तो रिमाइंडर इज गुड 8, सही है। तो मतलब डुएबल क्वेश्चन था, पिछली बार से बस सिर्फ मिला रहा हूं। फिर भी अगर मान लीजिए आप भूल गए तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। जैसे ये 2 की पावर 32 है, तो मैंने कहा नीचे क्या है 3, तो मुझे 3 की फैमिली के आसपास देखना है। तो देखिए इसे मैं 3 माइनस वन लिख सकता हूं, 32 को पढ़ रहने देते हैं, ठीक है। इसको देखते ही फील आ रही है किसकी, x माइनस वन की पावर n, और n भी कैसा वाला, इवन डिग्री वाला, ठीक है। तो अपने को पता है ये लैम्डा x प्लस वन में बदलेगा, इसमें लैम्डा तो लैम्डा है, x की जगह पे 3 आ जाएगा, और प्लस वन अपॉन में 3। जिस दिन डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 1 आ गया। क्वेश्चन फिनिश। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो नीचे 9 है तो ऊपर 9 के आसपास क्या लेके आएंगे, तो 2 को अलग करो पहले। तो ये 2 टू द पावर 122 दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, है ना। अच्छा मैं तो इवन ये भी कहता हूं कि मुझे 8 तक जाना है। 2 की फैमिली में 8 आता है, और 8 अपने आप में 9 माइनस वन बन जाएगा। तो मेरे दिमाग में आ रहा है 8 माने 2 का क्यूब अलग कर लो, और क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 41 माने 3 मल्टीप्लाइड बाई 41 इज इक्वल में शायद 123 होता है, ठीक है। तो अपॉन में 9 कर लिया, अगर मैंने 9 किया तो 9 तो ठीक है। अच्छा अब सोचो 2 का क्यूब माने 8, 8 को 9 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 9 माइनस वन की पावर 41 अपॉन 9 लिख सकते हैं। इसको देख करके फील आती है किसकी वाली, x माइनस वन की पावर n वाली, और यहां पर n कैसा है 41, 41 माने ऑड, और अगर ये ऑड का खेल है तो लैम्डा x माइनस वन दिखेगा। तो मैं यहां ये सब हटा देता हूं सफाई से रखते हुए, इसे लैम्डा x की जगह 9 माइनस वन अपॉन 9 लिखा। फिर जैसा मैंने सिखाया 9 लैम्डा, ठीक है, 9 लैम्डा, फिर जान करके एक -9 एक +9 -1, माने एक 9 जोड़ा एक घटाया -1 के बीच में से, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 9, अंदर बच रहा है लैम्डा -1 प्लस का 8 अपॉन में 9। तो जिस दिन भी 9 का डिवाइड लगेगा, सही है, ये अपने आप में कितना था 9 लैम्डा -1 प्लस 8। तो जिस दिन भी अगर 9 का डिवाइड लगेगा तो लैम्डा -1 टाइम्स लगेगा, 9 टाइम्स लैम्डा -1, और बचेगा कितना 8, और 8 इज द रिमाइंडर। यही क्वेश्चन वाला चाहता है कि रिमाइंडर बताओ भाई इसे। तो देखिए शुरू के 5 मिनट में 5-6 मिनट में हम लोगों ने तकरीबन पिछली बार के 3 क्वेश्चंस और जोड़ दिए। पिछली बार भी हम जाते जाते शायद 3 कर गए थे। तुम्हारे रिमाइंडर के क्वेश्चंस डुएबल हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ डुएबल हैं। अच्छा कई बार ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, वरना आपको ये तो क्वेश्चन डीपीपीवी में दिख जाएंगे, आपको क्वेश्चंस बुक्स में भी दिख जाएंगे, और जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हैं या आ सकते हैं वो ये वाले हैं, इसे भी देख के चलिए।
रिमाइंडर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, डिवाइड बाई 7। ओके, 7 की फैमिली में जाकर के सोचना है, ठीक है। जैसे कैसे, 7 की फैमिली में 85 का तो पता नहीं, लेकिन 12 7 जा 84 होता है, तो 84 प्लस 1 की पावर 106 मुझे दिख रहा है। 12 7 जा, मैंने मनी मन 84 को कैसे देखा, 12 7 जा। ऐसे ही सोचिए कि 106 के आसपास 7 का कोई रोल है क्या, तो आपके दिमाग में आएगा 15 7 जा 105 होता है, तो ये 105 प्लस 1 टू द पावर 85 लिखा जा सकता है। क्यों 15 सोचा, क्योंकि 15 7 जा ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 7 माने 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, या तो ऐसे सोचूं या मल्टीप्लाइड बाई 7 सोचूं। एनीवे फिलहाल अगर बाय द वे इस +1 को कॉपी करता हूं, तो पहले तो मैंने आपको मेरा तरीका सिखाया। अब मैं ये जानता हूं कि मुझे अगर आपने x+1 की पावर n जैसा कुछ भी दिया, तो वो मेरे लिए एक तरह से लैम्डा x+1 जैसा है। तो मैं इसको ये x+1 जैसा फील करते हुए मैं इसे 105 लैम्डा +1 लिख रहा हूं। सेम वे में मैं इसे भी x+1 की पावर n जैसा देखता हुआ हूं, माने मेरे को कैसी फील आ रही है, इसमें x+1 की पावर n वाली फील आ रही है। तो मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा, इसकी जगह मुझे दिखेगा x लैम्डा, x की जगह 84 और लैम्डा क्योंकि मैं यूज कर चुका हूं इसलिए μ+1 लिख देता हूं, है ना, और पीछे +1 रहने दो। अच्छा, जैसे ही मैं इसे खोलूंगा 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ही पता है कि 105 लैम्डा -84 म्यू +1 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। मुझे अचानक से पता नहीं क्यों ये 15 इंटू 7 लैम्डा माइनस में 12 इंटू 7 म्यू +1 दिखने लग गया। उम्मीद है पूरी कहानी में से 7 यहां तक कॉमन आ सकता है और ये 15 लैम्डा माइनस कुछ 12 म्यू दिख जाएगा और प्लस का 1। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अगर 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 लैम्डा माइनस 12 म्यू +1 लिखूं, और मैं अगर आपसे कहूं मैंने 7 का डिवाइड लगाया, तो आप इससे 15 लैम्डा माइनस 12 म्यू, जहां पे लैम्डा भी एक इंटीजर है और म्यू भी एक इंटीजर है, तो 15 इंटू इंटीजर इज एन इंटीजर, 12 इंटू इंटीजर इज एन इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। कहने का मतलब कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 15 लैम्डा माइनस 12 म्यू तक बराबर बैठेगा, और जैसे ही मैं माइनस करूंगा ये कटेगा और पीछे से क्या उतरेगा, प्लस का 1। इसका मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना, 1। बहुत ही क्लासिक चीज, बहुत 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 ही शानदार चीज अगर आप इस लेवल तक, क्योंकि अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस को 11th के स्टैंडर्ड से स्टार्ट करूंगा और 13 के स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आफ्टर ऑल सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए आएगा। वो 11वीं के बच्चों के कंटेंट को 12th के स्टूडेंट को भी दिखाना है और वही 13 को भी दिखाना है। तो कहने का मतलब अब अपन 13 के लेवल तक चल रहे हैं, तो कुछ एक जगह पर ऐसा भी होगा, मैं हालांकि कोशिश करूंगा कि मैं 11th के मार्केट में ही रहूं, लेकिन किसी किसी जगह पर मेरे को एक आधी पैर बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर आप इसको मैच कर रहे हैं तो मतलब थम्स अप है आपके लिए। अगर आप इसको मैच कर रहे हैं, इस तरह की बातों को समझ रहे हैं, बहुत बहुत ब्रिलियंसी है, बिलीव मी, ये तो शुरुआती ब्रिलियंसी है। सोचिए जैसे जैसे चीजें अंदर जाएंगी ये अपने आप को स्टेबलाइज करेंगी, फिर जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा, मजा आएगा। ठीक है, चलेंगे आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। राइट है, अभी तक अपन ने रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस दोनों देख लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला टाइटल। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत फेमस है। ठीक है, माने रैशनल और इरेशनल टर्म्स, माने क्वेश्चन में वो अक्सर ऐसा पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। भाई देखिए रैशनल टर्म्स और इरेशनल टर्म्स में क्या फर्क है, जिसमें भी अगर बाइनोमियल ओपन होने के बाद, अगर बाइनोमियल से आप किसी भी कंटेंट को ओपन करते हैं, मान लीजिए जैसे आपने x प्लस वाई की पावर n को ओपन करा और आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग अगर x की डिग्री रिमेन रह गई तो वो इरेशनल में गिन लिया जाएगा। अगर x की डिग्री कोई इंटीजर हो गई या y की डिग्री कोई इंटीजर होगी तो हम उसे बोलेंगे कि वो पूरी तरह से रैशनल टर्म है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आप धीरे धीरे देखते चलना कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखने के 2-3 तरीके से मेथड हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे पहला काम, सबसे पहले नंबर ऑफ रैशनल टर्म मांग रहा है, क्या है कैसे है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से पकड़ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्वेश्चंस करने के दौरान और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसका TR+1 निकालता हूं, 256CR 2 to the power 1/4 to the power 256 माइनस R, फिर सेकेंड टर्म की पावर R, सफाई से लिखा
256 CR, इसे लिखा 2 to the power 256 माइनस आर बाई 4। होपफुली पकड़ में आया। इसे लिखा 3 to the power, याद होगा ये अंदर की चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती तो r बाई 8। अच्छा, अगर ये जो 2 और 3 है इसकी डिग्रीज अगर प्रॉपर नंबर देने लग जाए, माने प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू देने लग जाए, तो 2 की पावर कुछ भी एक रैशनल नंबर देगी। जैसे कैसे, कहने का मतलब जैसे ये 3 की पावर r बाई 8 है। मान लीजिए r की किसी वैल्यू पर, जैसे मैंने r इज इक्वल टू 12 ले लिया, 12 लेता हूं तो ये 3 की पावर 12 बाई 8 हो जाएगी, हाँ या ना? इसका मतलब 3 की पावर प्रॉपर इंटीजर नहीं आई। 12 बाई 8 का मतलब होता है कि अगर मैं इसे 4 से भी कैंसिल आउट करता हूं तो 3 बाई 2, और 3 बाई 2 एक इंटीजर नहीं है। और अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये 3√3 बनेगा। अगर ये √3 बन गया तो √3 अपने आप में कोई रैशनल वैल्यू नहीं दे रहा मेरे को, ये तो एक इनरैशनल वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये कि मैं रैशनल वैल्यू तभी एक्सपेक्ट करूंगा या तभी हां भरूंगा जब ऊपर वाली डिग्री प्रॉपरली इंटीग्रल वैल्यू दे जाए। सही है? अच्छा, हम उस टर्म को रैशनल टर्म बोलेंगे जिसमें x और y दोनों प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू एक साथ होल्ड करते हो। माने ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए जिस पर 2 और 3 दोनों की डिग्रीज, दोनों के इंडेक्स बराबर इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हो। अदरवाइज मैं इन्हें इरेशनल टर्म्स में काउंट कर दूंगा। जैसे अभी r की जगह 12 रखने पर 3√3 आया और वो एक इरेशनल टर्म था, भले ही इस वैल्यू पर 2 सेटिस्फाइड हो रहा हो, 2 प्रॉपर नंबर दे रहा हो, बट बिकॉज ऑफ 3 मैं इसको मना करूंगा कि नहीं, अभी मेरे पास रैशनल टर्म नहीं आई। क्या आप ये बात समझे? दिखाता हूं। अब मैं इसको क्वेश्चंस कैसे करना है वो बता रहा हूं। मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा, लेकिन अब देखिए, अब एक एक की डिग्री को कॉपी कीजिए। 256 माइनस आर बाई 4, ठीक है, इधर से r बाई 8। मैं आपके सामने r की कुछ ऐसी प्यारी प्यारी वैल्यूज दूंगा जिनको रखने पर प्रॉपर नंबर आएंगे। जैसे 0 रखो r की जगह। अगर आपने r की जगह 0 रखा तो ये 256 बाई 4 बनेगा, और आपको पता नहीं है ये 6 टाइम्स और 4 टाइम्स माने 64 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने r की जगह पर, अब कुछ नहीं, अगर फर्स्ट टर्म आ गई तो उसके बाद दिमाग मत लगाओ, उसके बाद नीचे अगर 4 है तो 4 ऐड करते रहो, एपी बन जाएगी 4, ठीक है। अगर आपने 256 माइनस 4 रखा तो 252 डिवाइड बाई 4 बनेगा। नहीं, r की जगह 4 रख के देखो ना। अगर आपने 4 रखा तो ये देखिए कितनी बार डिवाइड हुआ, 6, और बचा रह गया 3, तो 63 पूरा डिवाइड हो रहा है। अब फिर से 4 ऐड करो 8, फिर अगली बार 4 ऐड करो 12, फिर अगली बार 4 ऐड करो 16 एंड सो ऑन। और ये लास्ट नंबर क्या आएगा? मुझे ऐसा लगता है 256 खुद आ जाएगा r की जगह पर। तो r की ये वो वैल्यूज हैं जिनको आप अगर बाय द वे इसमें रखोगे ना तो 2 की डिग्री 100% एक इंटीजर बनाएगी। और 2 की डिग्री अगर इंटीजर है तो 2 की पावर इंटीजर, माने 2 की पावर जैसे 6 आई तो वो भी अपने आप एक रैशनल नंबर होगा। तो इंटीजर आना चाहिए बस। तो r का हमारा फोकस है कि r की ऐसी वैल्यूज फेंकूंगा जो रखने पर इंटीजर दे जाए। अच्छा, अब नीचे वाले पे आ जाओ। r बाई 8 में कौन से इंटीजर आ रहे हैं सब? r बाई 8 में r की जगह 0 रखने पे इंटीजर आ रहा है, 8 रखो इंटीजर आएगा। भाई मैंने कहा फर्स्ट टर्म आती तो फिर 8 8 8 8 नीचे का जो भी डिवीजन है उसको ऐड करना चालू कर दो। 16 और 16 में 8 जोड़ा 24, फिर 32 एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स, है ना? लास्ट नंबर 256 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ एक एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। ये अपने आप एक ऐसी एपी हुई जिसका कॉमन डिफरेंस 8 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो दोनों r एक साथ चाहिए, माने r इसमें भी पूरा इंटीजर दे और उसमें भी पूरा इंटीजर दे। माने इसमें मतलब 2 में भी पूरा इंटीजर मिलना चाहिए और मुझे 3 की डिग्री भी पूरी इंटीजर मिलनी चाहिए। तो मैं ऐसी r की वैल्यू चाहूंगा जो दोनों में एक साथ वर्कआउट कर जाए। और ऐसा कौन है साहब? 0 जो दोनों में मौजूद है। ऐसा कौन है साहब? 8 जो दोनों में मौजूद है। ऐसा कौन है साहब? 16 जो दोनों में मौजूद है। ऐसा कौन है साहब? 256। तो ये अगर मैं अलग कर देता हूं तो एक तरह से एक कॉमन एपी हाथ में आ जाएगी मेरी। और कॉमन एपी अगर आप ध्यान से देखें तो 0 8 16, ठीक है, से लेकर के कहां तक आई? 256 तक आई। सही है भाई। अच्छा, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो डिफरेंस है वो अपने आप में एलसीएम है 4 और 8 का। बोले तो 8, इसका कॉमन डिफरेंस 8 है। अब मुझे तो सिर्फ ये गिन के दे देने,
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे r की वैल्यू ये चढ़ती जाएंगी 2 भी अपने आप में इंटीजर देगा, 3 भी इंटीजर देगा, एनसीआर तो हमेशा इंटीजर होता ही है, तो इसका मतलब मेरे पास पूरा टर्म ही इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास पूरा टर्म इंटीजर आ जाएगा तो मतलब मैं इंटीजर आ जाएगा माने रैशनल आ जाएगा, तो मैं कह दूंगा हाँ साहब इतने रैशनल नंबर है, तो मेरे को बस इस कॉमन एपी के टोटल टर्म्स गिन के देना है। तो टोटल टर्म्स ऑफ दिस एपी लेट्स से n, तो n इज इक्वल होता है l माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूं एपी के दौरान। l होता है लास्ट नंबर दैट इज 256, इस एपी का लास्ट नंबर 256 माइनस फर्स्ट नंबर इज 0 अपॉन में कॉमन डिफरेंस इज 8 प्लस 1। तो आपको तो पता होगा ये 256 8 से गया कितनी बार, 8 से गया 3 टाइम्स और बचा रह गया कितना 1, ठीक है। तो 16 के हिसाब से 2 प्लस 1 बोले तो 33 इज माई आंसर, 33 टर्म्स। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू कितना हो गया 33। इसी तरह से अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, फिर टोटल कितनी टर्म्स होंगी, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा टोटल टर्म्स तो होंगी सब 256 प्लस 1, अरे 226 है ना डिग्री, तो टोटल टर्म्स होगी 257। अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा 257 में से 33 कम कर दो, ठीक है ना भाई। अगर आपको पता हो तो ये 33 कम करते 224 आंसर हो जाएगा, माने 224 तो इरेशनल होंगी और 33 उसमें रैशनल होंगी और टोटल 257 टोटल टर्म्स होंगी। ये इसका एक तरीका। तरीका नंबर 2, ठीक है, मेथड 2 सुनना जरा। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है कि अब देखिए ये आपका तरीका हो सकता है किसी बच्चे को ये वाला तरीका पसंद आ जाए, कई बच्चों को ये प्रॉपर तरीका समझ में आता है जो बुक्स में देखने को मिलता है। एक छोटा तरीका क्या है, आप इसमें से कोई किसी को भी कॉमन ले लो, तो जैसे 2 की पावर 1/4 कॉमन लिया तो 2 की पावर 256 डिवाइड बाई 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 टू द पावर 1/8 और 2 टू द पावर 1/4 की पावर 256, ऐसा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए ये बाहर जो लिखा है ये 2 टू द पावर 64 लिखा है और ये 1 प्लस 3 टू द पावर 1/8 और 2 टू द पावर 1/4 की पावर 256 लिखा है। अब कॉमन सेंस लगाओ, देखो हमको पता है कि 1 के हाथ में कुछ नहीं है, यहां ये 1 प्लस एक्स की तरह से बैठा हुआ है, माने सारी डिग्री एक्स पे चढ़ेगी और एक्स के नाम पे कौन आया, एक्स के नाम पे 3 की पावर 1/8 है बाई 2 की पावर 1/4 है, और मुझे इसकी डिग्री इस तरह से चाहिए कि टोटल इंटीजर आए, 3 भी इंटीजर आना चाहिए और 4 भी इंटीजर आना चाहिए, 3 भी इंटीजर आना चाहिए और 2 भी इंटीजर होना चाहिए। मैंने मुझे इस तरह से सोचना है ना, सोचना सिखा रहा हूं मैं आपको। तो मैं कैसे सोचूंगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को खुश कर जाए। तो पहला नंबर आया 0, पहला नंबर आया 0। देखो जरा, अगर मैंने 0 रखा तो आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 0 और नीचे 2 की पावर 0 बना देगी जो कि 1 हो जाएगा, और 1 अपने आप में एक इंटीजर है। तो मतलब एक ऐसा नंबर सोचो, सिर्फ सोचना है कि कौन सा नंबर आया 0, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरा कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिस पर दोनों इंटीजर हो। दूसरा नंबर आया दिमाग में 8, कैसे, जैसे आप ऐसा करोगे 3 की पावर 1/8 इंटू 8 बनेगा और 2 की पावर 1/4 इंटू 8 बनेगा, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये बन जाएगा 3 और नीचे से बन जाएगा 2 की पावर 2, सही है। इसका मतलब 3/4, 3/4 और रैशनल नंबर है, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि ये रैशनल टर्म देगा, कब देगा, जब 8 सोचा। तो दूसरी डिग्री कितनी आई 8। अब आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है पहला टर्म जो है वो 0, दूसरा आया 8, तो इसका मतलब ये कि कॉमन डिफरेंस 8 का आ रहा है, 8 ऐड करते जाओ और ऐसे बढ़ते बढ़ते 256 तक पहुंच जाओ और फिर उसके बाद में ये वाला फार्मूला लगा दो, क्वेश्चन फिनिश। इसका मतलब ये टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे 33। वैसे गिन भी सकते हैं अगर छोटा क्वेश्चन हो तो दूसरा तरीका ये है। तो मेरा ज्यादा ख्याल है अगर आप इससे समझो तो सेकंड मेथड ये रहा, सीख गए आप, है ना। एक बस इसमें थर्ड मेथड सिखाए बगैर तो इस पर जाना ही बेवकूफी हो जाएगी, है ना। तो थर्ड मेथड तो जरूर 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 सिखाऊंगा, आप मना भी करोगे तब भी मैं सिखा के जाऊंगा। थर्ड मेथड तो सुना, बड़ा मस्त मेथड है ये। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है एग्जामिनेशन मेथड ये एग्जामिनेशन में यूज करना, क्वेश्चन फिनिश। कैसे, इसमें क्या करना है, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे ना तो रैशनल टर्म्स के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक की तरह से यूज करते हैं, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ पीछे +1 लगाओ, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ पीछे +1 लगाओ अगर, ठीक है ना, अगर जो दोनों की डिग्रीज है उसका डिवीजन बाहर जा रहा हो तो समझना। जैसे डिवीजन किस पे, बाहर की डिग्री कितनी है 256, 256 लिखो और नीचे दोनों की डिग्री
का बेस का एलसीएम ले लो, माने डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम ले लो, बोले तो 4 और 8 का एलसीएम ले लो, ठीक है। अब आप में सभी को पता होना चाहिए 256 की जगह 256, इसका एलसीएम हो गया 8 प्लस 1, और जैसे आप डिवाइड लगाओगे शायद पूरा पूरा 32 आ जाएगा। 32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद 32, तो 32 प्लस 1 माने 33 टर्म्स, क्वेश्चन फिनिश। तो आपको जो समझ में आया उस मेथड से आप करो। मेरा ज्यादा ख्याल है आपको पसंद तो थर्ड ही आया होगा, मेरे को पहले से मेरे को पता था, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, क्लैरिटी के साथ बता दूं कि मेथड तो देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है, सही है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि ये तीन मेथड है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर लो, ठीक है। मैं तो दोनों के लिए फ्री हूं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको पक्का हो जाए कि भाई ये वाला तरीका था, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चल सकते हैं, जैसे कैसे, अब की बार 5 टू द पावर 1/2 बाहर ले लिया, तो 1024 अपॉन 2, राइट है। अंदर खुद की जगह 1 और यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 1/8 अपॉन में 5 की पावर 1/2 टू द पावर 1024। और मैंने कहा था ये हमारा किसका रोल निभाएगा, x का, और x यहाँ पे कितना है 7 की पावर 1/8 बाई 5 टू द पावर कितना 1/2। बस सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि r की मतलब कौन कौन सी डिग्रियां ऐसी हैं जो इसे प्रॉपर इंटीजर बनाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक तो 0, अरे 0 रखो ना, 7 की पावर 0 बन जाएगा और नीचे 5 की पावर 0 बन जाएगा, माने पूरा इंटीजर आएगा, रैशनल नंबर आएगा। और दूसरी डिग्री कौन सी होगी, दूसरी जिसमें 5 और 2 दोनों का डिवाइड लग जाए, 8 और 2 दोनों का डिवाइड लग जाए, 8 और 2 दोनों का डिवाइड लग जाए, दैट इज 8 इटसेल्फ। हाँ या ना, अगर 8 लगेगा तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1 और नीचे बन जाएगा 5 की पावर 4, बोले तो 7 अपॉन 25 625, दैट इज एन इंटीजर, प्रॉपर इंटीजर। तो कहना मतलब अगला नंबर हो गया 8, उसका अगला नंबर हो जाएगा 16, उसका अगला नंबर हो जाएगा 24, और ये बात कहां तक जाएगी 1024 तक जाएगी। और फिर अपने को क्या नंबर ही तो गिनने, तो l माइनस ए लगा दें, तो 1024 माइनस 0 अपॉन डिफरेंस 8 प्लस 1, सही है। तो अगर भाई आप इसे देखेंगे तो कुछ मेरा दाना क्या है, कुछ 128 टाइम्स चला जाएगा, अरे चला जाएगा ना, प्लस 1, तो ये अपने आप में 129 आंसर हो गया। तो 129 टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर इतने आएंगे एक तरीका। और मेरे को पता है आप में से सभी लोगों ने मेथड 3 लगाया होगा, जो अब मेथड 2 बन गया हमारे लिए। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए चलते हैं, राइट है। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू में 1024 डिवाइड बाई लस अपर माने एलसीएम ऑफ 2,8 दैट इज 8 इटसेल्फ प्लस 1। तो इसका मतलब ये कि हम कितना देख रहे हैं 1024 अपॉन 8 दैट इज अगेन 128, तो ये 129 आंसर हो गया, सही है। मेरा दादा कल पिछली बार जितना टाइम लगा था उसका काफी कम समय इस बार लगा, और ऐसा अगले में और कम हो लगेगा, राइट है। चले अगले पे, है ना। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ज्यादा भी कुछ इधर उधर की चीजें भी कर सकते हैं, देखो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे ये अब इसमें क्या खास बात है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो पहली अच्छी बात क्या है कि डिग्री बहुत कम है, डिग्री 10 ही है, तो ज्यादा टर्म्स खुलेंगे नहीं, 11 टर्म्स खुलेंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ रैशनल टर्म पूछे इसने, तो अपन अपने तरीके से निकल जाते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 2 की पावर 1/2 बाहर ले लिया तो 10/2, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस 5 टू द पावर 1/5, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 1/2 टू द पावर 10, सही है। फिर अपन इसमें से x जो है वो कौन है 5 टू द पावर 1/5 अपॉन में 2 की पावर 1/2, इसमें गिन लेते हैं अपन, सही है। तो आप देखिए कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां 0, एक तो ये 2 की पावर 1/2 है, सॉरी 1/2, सही है। और अगर देखा जाए पहली डिग्री तो हो गई 0, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन लगेगा भाई, जिसपे दोनों एक साथ इंटीजर बन जाए, वो 10 ही दिख रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि 5 की पावर ऊपर 2 हो जाएगी और नीचे 2 की पावर 5 हो जाएगी, बाकी तो कोई ऐसा नंबर है नहीं तो दोनों में एक साथ बैठ जाते मामला। तो 25/32 अपने में एक रैशनल नंबर है ही, तो 10। तो इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स सिर्फ 2, तो इसका आंसर अगर देखा जाए, इसका आंसर कितना हुआ 2। अच्छा, टोटल टर्म्स कितनी हुई, टोटल टर्म्स कौन कौन सी हुई जल्दी बताओ, टोटल टर्म्स हुई 11, कितनी टर्म्स हुई 11, उस 11 में से 2 कम कर दो, बोले तो 9 टर्म्स, सही है। एक और काम खत्म। अब क्वेश्चन में किसी ने पूछा सम ऑफ रैशनल टर्म्स, नया, तो हमें पता है कि रैशनल टर्म्स आर कमिंग व्हेन r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 10। रैशनल टर्म तो तब आ रही है जब r की वैल्यू 0 और 10 है, ठीक है ना भाई, माने इसकी डिग्री डिग्री समझ रहे हैं आप। हाँ, तो अब देखो r इक्वल टू 0 का मतलब t1 फर्स्ट टर्म, अरे r इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट टर्म पे आएगा ना, जब t1 होगा तो r इक्वल टू 0 होगा, और ये कब होगा जब t 11 हो, ठीक है। तो अब अगले ने पूछा है सम ऑफ रैशनल टर्म, माने t1 प्लस t11 की वैल्यू मांग रहा है,
अब T1 कितना है, T1 गिन दो, राइट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं T1 की बात करता हूं तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, T1 की वैल्यू हो जाएगी 10C0 फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1/2 की पावर 10 5 to the power 1/5 की पावर 0 प्लस अगला वाला हो जाएगा 10C 10 इंटू में फर्स्ट टर्म की पावर 2 की पावर 1/2 की पावर 0 2 to the power 1/2 की पावर 0 5 to the power 1/5 की पावर 10 ऐसा। इसका मतलब ये 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और वो हो जाएगा 5 to the power 2। इसका मतलब टोटल सम ऑफ जाएगा 25 प्लस 32 बोले तो 77। इसका मतलब सम ऑफ रैशनल टर्म इज इक्वल टू 77 है ना। 7 कर दूं क्या, ठीक है चलो ओके। अच्छा वैल्यू ऑफ मिडल टर्म, मिडल टर्म, मिडल टर्म अपने आप में कैसा होगा, रैशनल या इरेशनल, बट ऑब्वियस है इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि रैशनल टर्म तो या तो फर्स्ट है या 11वीं टर्म है, माने पहली और आखिरी टर्म ही तो रैशनल टर्म है, बाकी सब कैसी है रैशनल टर्म है। तो इरेशनल टर्म तो इसका मतलब मिडल टर्म भी इरेशनल होगी। लेकिन उसने पूछा चलो वैल्यू बता दो, तो मिडल टर्म के लिए क्या तरीका था, मिडल टर्म के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर डिग्री 10 है ना, n इज इक्वल टू 10 बोले तो इवन है, तो इसका मतलब ये कि टोटल टर्म्स 11 खुलेंगी, 11 खुलेंगी तो एक ही मिडल टर्म होगा, तो 1 मिडल टर्म, पहला काम खत्म। अच्छा मिडल टर्म अगर 1 है तो हमारे को पता होना चाहिए दैट इज इक्वल टू t, ठीक है मिडल टर्म है ना, n अगर 10 है तो 10 प्लस 2/2 माने t कितना 6। अब t6 हमारी मिडल टर्म है, इसका मतलब 10C6 फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1/2 की पावर 4 5 to the power 1/5 की पावर 6 सॉल्व कर लेंगे, फिनिश है ना। दूसरी बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करी भारत के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो हमारे जो शानदार जानदार जबरदस्त छात्र हैं, मेरा जानना क्या है इस बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। और मैं अब आपको लेके चलता हूं, अब बताता हूं अगला टाइटल। अगले टाइटल में क्या है बहुत ध्यान से समझना, अगला टाइटल और भी जबरदस्त जाएगा। कौन सा जबरदस्त जाएगा वो एक एक बात को समझना। अगला टाइटल ये है कि जब एक से ज्यादा टर्म हो जाए तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता हो, देखिए ऐसा क्वेश्चन दे सकता है वो। डिग्री 10 है नो डाउट, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब होता है जिसकी डिग्री इंटीजर आ जाए, माने नॉन इंटीजर साइन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आंसर होना चाहिए। डिग्री फाइनली सबकी माने 1 की 3 की पावर 1/3 की और 7 की पावर 1/7 सबकी डिग्रियां जो हैं फाइनली जब ओपन हो तो ऐसी टर्म बताइए कि जब ओपन होंगी तो सबकी डिग्रियां रैशनल होनी चाहिए, माने इंटीजर होनी चाहिए, वन आई मस्ट से, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए, कोई नॉन इंटीग्रल, कोई कैसी भी वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे कैसे मैं दिखाता हूं एक टेबल बना करके, बड़े ध्यान से समझना। कोई तो ऐसा दिन होगा, कोई तो ऐसा दिन होगा, माने कोई तो ओपन करने पे ऐसा टर्म मिलेगा जहां इसकी डिग्री 0 हो सकता है। तो जिस दिन भी ओपन होगा उस दिन 3 की पावर 1/3 की डिग्री 0, इसकी भी डिग्री 0 हो और इसकी डिग्री 10 हो जाए चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम जब भी लगती है सबकी डिग्री का फाइनल सम इस डिग्री के बराबर आता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब पहली पार्टी की पावर 0 हो, 7 की पावर 1/7 की पावर 0, पास वाले की पावर 10 हो, तो टोटल सम 10 हो जाएगा, तो मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अच्छा एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब ये पार्टी कहते मेरी डिग्री 3 कर दो, 7 to the power 1/7 क्या मेरी तो 0 रहने दो, तो 1 के पास में चॉइस है 7 बनेगी। माने कैसे होगा ऐसा, जब 3 to the power 1/3 की पावर तो हो जाए 3, 7 to the power 1/7 की पावर हो जाए 0 और 1 की पावर हो जाए 7, तो आपको पता है ये कैंसिल आउट होकर के 3 की पावर 1 बन जाएगा, ये 7 की पावर 0 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। देखिए तीनों की डिग्रियां है ना नॉन इंटीजर या फ्रैक्शन नहीं है, माने प्रॉपर इंटीजर वैल्यू दे रही है, तो हम इसे कहेंगे रेडिकल साइन से फ्री है, ठीक है। एक और बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को ये 6 हो जाए, 6 होते क्या होगा 3 की पावर 1/3 की पावर 6 हो जाएगा, उस टाइम पे ये कहे मेरा तो 0 रहने दो आप, और ये जो है 7 to the power 1/7 ये कहेगा मेरा तो 0 रहने दो और 1 की पावर हो जाए 4, ऐसा हो सकता है। क्यों, क्योंकि टोटल सम 10 है, तो ये सब पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों, क्यों तब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 to the power 1/7 की पावर 0 हो जाएगा और 1 की पावर कितना, 1 की पावर हो जाएगी 4, इसका मतलब ये कि ये बन जाएगा 7 to the power 0 और 1 की पावर 4 1 दे देगा। देखो सारे इंटीजर आए और किसी की भी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं है ना, जबरदस्त, ऐसा कर सकते हैं। तो अब आप में से कई लोगों का दिमाग चलने लग गया होगा कि अच्छा सर ने इसकी पावर 3 की, इसकी पावर 6 की, इसकी पावर अगली बार 9 रख रहा हूं, ये 0 पे खुश है, और इसकी पावर की बात करी जाए तो 1, क्यों, क्योंकि सबका सम 10 आना चाहिए, हो सकता है ना ऐसा। अच्छा अब
किसी ने कहा सर इसकी पावर 12 कर देते हैं, लेकिन इसकी पावर 12 हो ही नहीं सकती। क्या इसकी पावर 12 हो जाए तो इसकी पावर -2 लोगे क्या? नहीं तो ओवरऑल सम तो 10 रखना है ना, तो इसकी पावर 9 से आगे जाएगी नहीं। अब क्या करोगे सर? अब कुछ नहीं, इसको 0 रखते हैं, इसकी पावर 7 कर देते हैं। सोचा? तो अगर देखा जाए तो 3 की पावर 1/3 की पावर कितना कर दिया? 0, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1/7 की पावर कितनी कर दी? 7। तो अभी भी फाइनली इसके पास 3 बच गया, तो 1 का क्यूब कर देंगे। आप चेक कर लो, देखो तीनों की डिग्री रैशनल आ रही है, तीनों की डिग्री इंटीजर आ रही है, और क्लैरिटी से बोले तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब 7 के बाद इसके पास क्या चॉइस है? 14 हो नहीं सकती। अब किधर जाएंगे सर? अब किधर जाएंगे? तो देखो एक चॉइस ये भी है कि जब इसकी डिग्री 3 हो, इसकी डिग्री 7 हो और इसकी डिग्री 0 हो जाए। हाँ, है कि नहीं भाई? इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 7, उसकी डिग्री 0, पॉसिबिलिटी तो है। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि टोटल कितने टर्म्स आएंगे ऐसे? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इज इक्वल टू 6। चलिए अगले में बात करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज पता चल गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो एक और तरह का क्वेश्चन जिनके ऊपर अक्सर शीटों में मिल जाता है कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स टाइप के क्वेश्चंस। तो मैं इससे पहले कि उनके ऊपर जाऊं, पहले मैं यहां तक अगर आपने लिख लिया तो पहले छोटी छोटी बातें बताता हूं। टाइटल नया डाल लें, ठीक है। अगला टाइटल है लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, है ना। और आपको पता होगा मैं मोस्टली अभी तक जितनी भी जगह पे चल रहा हूं मैं खुद हाथ से सारे सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी फास्ट होने का तो कोई उम्मीद ही ना करें, ठीक है। अच्छा, पहली चीज जो मुझे बतानी है ना वो ये कि जैसे एक नंबर है 113, अब चलो 113 ले लेते हैं, 113 चलो चलेगा, हाँ 113। आप बताइए इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक नंबर रखा 113, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स कितनी है? आप कहोगे 13, हाँ या ना? अच्छा, इसके बताओ लास्ट 3 डिजिट्स कितनी है? लास्ट 3 डिजिट्स कितनी है? तो आप बोलोगे 113 खुद, आखिरी 3 डिजिट तो यही है ना। अच्छा, ठीक है। अगर मैं इसके 4113 करता तो बताइए अब इसकी लास्ट डिजिट्स क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? एक और इसी में टाइटल डाल लेते हैं, लास्ट डिजिट्स भी बोलो। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है? तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है? आप बोलोगे 3। लास्ट 2 डिजिट्स कितनी है? आप बोलोगे 13। लास्ट 3 डिजिट्स कितनी है? आप बोलोगे 113, है ना। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, एक बात सोचने को देता हूं, सोच के जवाब देना कि मैंने आपके सामने 4113 करके एक नंबर लिखा है, इसको 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो। तो आपको होता है 10 से डिवाइड करना, हाँ लग जाओ ना, 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड करा 4113, तो पहली बार तो 41 के लिए 4 टाइम्स गया तो 40, बचा कितना 1 तो 1 टाइम गया, कितना रह गया 10, बचा कितना 13, तो फिर से कितनी बार गया 1 टाइम, तो 10, यहाँ पे बचा कितना 3। क्या आपको पता है 10 से जब मैंने डिवाइड करा तो 3 बचा, ये वही है जो लास्ट डिजिट है, हाँ या ना। अब इसी को बाई चांस अगर बाई द वे मैंने 100 से डिवाइड कर दिया होता 4113 को, ठीक है, तो जरा 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करने पर कितनी बार जाता? 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 400 आता, बचा रहता 113, सही है। फिर से आप कितनी बार डिवाइड करते हैं? 1 टाइम, तो आपको पता चला 100 यहाँ जाता, आपके बार कितना बचा 13 वही है जो लास्ट 2 डिजिट्स है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो मैं अगर बाई द वे आपको ऐसे इन जनरल अगर एक बात बोलूं तो आप समझ जाएंगे, बच्चों वाली बात बोलता हूँ। बात यह है कि जब भी लास्ट डिजिट पूछे, जब भी लास्ट डिजिट पूछे तो 10 के प्लस समथिंग समथिंग की फॉर्म में छोड़ो। 10 के का मतलब 10 से डिवाइड हुआ और जो बच गया वो लास्ट डिजिट होगा। और जब भी लास्ट 2 डिजिट पूछे तो हमेशा क्वेश्चन को 100 के प्लस समथिंग समथिंग की फॉर्म में छोड़ो, क्योंकि 100 के क्या मतलब है? किसी ने 100 से डिवाइड किया है k टाइम्स और जो बच गया वो लास्ट 2 डिजिट्स है। और जब भी कोई लास्ट 3 डिजिट पूछेगा तो क्या मैं बताऊं या आप समझ गए कि अब की बार कहानी को किस में बदलो? 100 की जगह 1000 के प्लस समथिंग समथिंग में छोड़ो। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई तो आगे भी सारे क्वेश्चन अब आपको पकड़ में आ जाएंगे। माने जैसे ही आपको कहानी में 1000 के का मतलब कोई इंटीजर, 1000 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर मिल जाए तो जो भी बाकी बचा हुआ नंबर है वो आपको ऑटोमेटिकली आपको कहां ले जाएगा? वो आपको ले जाएगा लास्ट 3 डिजिट्स पे। इसीलिए लोग सारी कहानी में हर बार 1000 के, 100 के, 10 के इस तरह की फॉर्म्स बनाते हैं।
तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनेगा। एक बात पहले तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। जिनको मेरी कहानी का बेसिक पकड़ में आ गया उन्हें कहानी नंबर 2 पे लेके चलता हूं। जैसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया, इसने लास्ट डिजिट भी पूछा है, लास्ट 2 डिजिट्स भी पूछा है, लास्ट 3 डिजिट्स भी पूछा है, ठीक है ना। और मतलब और बस यही पूछा है, 3 ही चीजें पूछी हैं। हालांकि क्वेश्चन के ऑप्शन 4 हैं, लेकिन मैं आपको इसमें आगे ले जाने से पहले एक बात बताता हूं। नंबर 1, हमेशा क्वेश्चन को 10 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 में बदल के क्वेश्चन सॉल्व करें। 10 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 में बदल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। मेरी बात समझना। और जहां तक हो सके तो -1 में बदल के सॉल्व करें। और जब तक 1 नहीं आए तब तक आप छेड़े नहीं। तो मेरा पहला जो आपको मैंने आपको जो हिंट किया या जो मेरा पहला मंत्र है, अगर आपकी पकड़ में आ गया हो तो 10 का मल्टीपल, क्लियर शब्दों में हिंदी का प्रयोग करते हुए लिख रहा हूं, आम जन की भाषा में, ठीक है। तो 10 का मल्टीपल प्लस माइनस 1, बेटर है कि -1 मिले, टू द पावर n बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे जैसे मान लीजिए 17 की पावर 10 है, आपने कहा सर मैंने इसे 10 + 7 की पावर 10 लिखा, क्या ये सर ये 10 का मल्टीपल है? मैं कहूंगा हाँ है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपको ये +1 या -1 दिख रहा है? आपको कि नहीं दिख रहा? मैंने कहा फिर आप इसे ले जाइए, मैंने इस फॉर्म में मत खोलिए, इस फॉर्म में खोलेंगे मैं क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, तो एक बच्चे ने कहा कि सर मैं इसे 20 - 3 टू द पावर 10 लिख दूं? मैंने कहा नहीं। क्यों सर, ये 10 का मल्टीपल तो है। हाँ है, 10 का मल्टीपल है, लेकिन क्या ये 1 या -1 है? नहीं है। तो हटा लीजिए। फिर सर इसे कैसे करें? हाँ, ये एक क्वेश्चन अच्छा है, इसे कैसे किया जाए। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे 289 की पावर 5 लिख सकता हूं। कैसे सर? ऐसे कि मैं इसे 17 का स्क्वायर अंदर कर लेता हूं, 5 बाहर कर देता हूं। हाँ, फिर 17 का स्क्वायर 289 होते, पावर 5 बाहर रख देते हैं। उससे क्या होगा? एक्चुअल में 289 अपने आप में 290 - 1 है। हाँ है। और 290 का मतलब 10 का मल्टीपल आ गया, 10 का मल्टीपल -1। और मैंने कहा था ऐसा करना सही है। अब पावर 5 से एक अच्छी बात क्या होगी? पावर 5 से एक अच्छी बात ये होगी कि क्वेश्चन के दौरान 6 ही बार चीजें खुलेंगी जो आप अपन ओपन कर सकते हैं और आपको दिखेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आपको मेरा ज्यादा ख्याल है इतना फ्री हैंड समझ में आया होगा। अब मैं जरा इसको ओपन करता हूं। अगर मैंने इसमें बाइनोमियल लगाई और इसे ओपन किया तो सबको पता है पहला खुलेगा 5C0, 289 की पावर 5 और -1 की पावर 0, सही है, 290 की पावर 5। फिर अगले नंबर पर खुलेगा 5C1, 290 की पावर 4 और फिर -1 की पावर 1, उस वजह से यहां माइनस आ गया। क्लियर है? फिर धीरे धीरे ऐसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में हम पहली कोशिश क्या करते हैं कि हम 3 डिजिट्स के ऊपर बात करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स। जैसे ही मेरे दिमाग में लास्ट 3 डिजिट्स आएगा तो लास्ट 3 डिजिट्स में मैंने आपको भी फंडा समझाया था, कहानी को हमेशा 1000 के प्लस समथिंग समथिंग की फॉर्म में बनाओ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो आपको दिखा देता हूं, पहले आपको आगे ले जाने से पहले कुछ चीजें दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये कोई भी जानता है ये 1 बन गया, हर एक जना जानता है ये 5 है, और 5 × 290 बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले ये सबको पता है ये 290 का स्क्वायर होते ही, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ये जो 5C3 है ना, 5C3 का मतलब 5C2 होता है माने 10 होता है, ठीक है। तो 10 तो मतलब 1 0 तो ये दे ही रहा है। अच्छा, ये स्क्वायर में तो फिजिक्स में आप बिल्कुल सीख ही गए होंगे कि 290 के स्क्वायर में 2 0 आ जाएंगे। जैसे ही 2 0 आए, देखो ये 2 0 किसने देगा? ये स्क्वायर देगा, और ये 10 जो देगा वो ये देगा। अच्छा, इसका मतलब 1000 ये बंदा दे रहा है। ये बंदा अगर 1000 दे रहा है तो ये बट ऑब्वियस है ये इसके इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली और बड़ा नंबर दे रहा है, क्योंकि तो 290 का क्यूब है, तो ये तो 10,000 दे रहा होगा। ये और बड़ा नंबर दे रहा होगा, ये और बड़ा नंबर दे रहा होगा, माने 1000 के लिए सबसे छोटा प्रत्याशी ये वाला है। इसका मतलब इसके इधर जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 1000 से बड़े वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें तो खोलेंगे ही नहीं, ठीक है। इन्हें 1000 के मान लेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग मान लेंगे, क्योंकि 1000 सब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने यही किया, हमने इतनी दूर तक एक बैरियर खड़ा किया, बाकी 2 नंबर को कॉपी किया और इधर वाले को 1000 के बना करके छोड़ दिया कि भाई तुम तो 1000 के हो। जो बाकी बचे हुए नंबर हैं, मैंने जैसा कहा था 5 × 290 करेंगे 1450 आ जाएगा। 1450 में से भी 1 कम कर देंगे, अगर 1450 में से 1 किया 1449 आएगा। तो आप में से किसी को पता हो तो मैं इसे 1000 के प्लस 1000 प्लस 449 लिख सकता हूं,
इसका मतलब क्या मैं फिर से 1000 कॉमन ले लूं? ले लेता हूं। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1000 के +1 + 449 बचा। मैंने कहा था कि 1000 से जिस भी बार इंटीजर आ जाए तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली 3 डिजिट को दिखा रहे होंगे। और अगर 3 डिजिट 449 है तो 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 49 हो गया और लास्ट डिजिट 9 हो गया। एक साथ तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो लास्ट 3 डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करते ही आप ऑटोमेटिकली तीनों आंसर निकाल गए। मेरे जानते के लिए आपको समझ में आ गया। सही है। अब मैं आपको सिर्फ इसमें एक ही जगह पे थोड़ा वार्न करूंगा, वो ये कि आपकी चॉइस क्वेश्चंस के दौरान बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि 10 का मल्टीपल +1 या -1 बने, और उसके क्या तरीके होंगे वो मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बता देता हूं जिनको सिर्फ हिंट करूंगा और बाकी आप अपनी तरफ से करके देख लेना। ठीक है ना? वापस बोल दूं, लास्ट 3 डिजिट पूछे तो 1000 के +1 में छोड़, प्लस समथिंग समथिंग में छोड़ना, वो आपको धीरे धीरे खुद ही आ जाएगा। राइट है। जैसे अगला क्वेश्चन, किसी ने 11 की पावर 50 पूछा। 11 का मतलब बट ऑब्वियस है 10 + 1 होता है, तो 10 + 1 में क्लियर है मेरे पास 10 का मल्टीपल और +1 आ ही रहा है, तो मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मैं इसे ओपन कर देता हूं। तो ओपन करते ही मुझे लास्ट 3 डिजिट के लिए दिमाग लगाना है। 10 ये दे ही रहा है, ये 50 दे रहा है, मैंने 501 हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। वैसे दिख रहा है, ठीक है ना, 501 दिख रहा है, लेकिन एक बार के लिए जरा इसे भी खोल लो। तो अगर आप इसे खोलेंगे तो क्लैरिटी रहेगी। देखिए ये 100 दे रहा है ना, और ये अपने आप में कुछ 25 × 49 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं जैसे ही इतनी दूर तक के नंबर्स का सम करूंगा, ठीक है, इसका सम कर लेता हूं, और बाकी बचा हो तो ये 1000 यहां से तो क्लियर दिखने लग गया, तो इसको 1000 के में डाल देंगे अपन। ठीक है, तो 1000 के प्लस में ये, और इधर वाले को अगर अपन ने जोड़ा तो जोड़ने के बाद में हमारे पास में ये आया, जिसमें लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं? 001, तो इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट्स आर 001। फिनिश। ठीक है, ऐसे ही अगर बाई द 9 की पावर 50 हुआ तो इसे मैं 10 - 1 लिखूं, 10 - 1 की पावर 50 लिखूं, चलेगा है कि नहीं? अगर 10 - 1 की पावर 50 लिखा तो देखिए इसमें क्या है, 10 - 1 से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, लेकिन पावर 50 है तो ये एक लंबा प्रोसेस पे भी लेके जा सकता है, तो ये बिट लेंदी हो सकता है, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। इसकी जगह पर ज्यादा एडवाइजेबल है कि आप इसे 81 की पावर 25 लिखो, ठीक है, और 80 + 1 की पावर 25 में ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, कम डिग्री में भी काम सोचने में आ जाएगा, तो ये ज्यादा लेने लायक है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, अपनी तरफ से इन्हें ओपन करके देख लेना। ठीक है, तो ये तो हुआ लास्ट। हालांकि इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए तो इस पे मैं उतना लोड भी नहीं ले रहा, लेकिन बाकी जगह जहां जहां भी क्वेश्चन, उनके ट्रिक्स भी बताई है मैंने आपको, और प्रॉपर रास्ता भी बताया। ठीक है, अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल की तरफ। ठीक है, जो अभी तक एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा गया, और उसका नाम है वैल्यू ऑफ x टू द पावर r। ठीक है, x की पावर r की वैल्यू निकालना है ना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r। बहुत बहुत काम का टाइटल है। ठीक है, इसमें ट्रिक नहीं दिखाऊंगा, ये एक्चुअल में क्या है, प्रॉपर रास्ते से ही जाना पड़ेगा इस जगह, अपने पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं 2-3 ही कराऊंगा आपको, है ना। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस में हिंट सबके करने की कोशिश करूंगा कि आप देख लें। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। खास बात क्या है? खास बात यह कि बायनोमियल में x की पावर 4 निकालना बहुत इजी था। इन्होंने जानबूझ करके क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चीजों को थोड़ा प्रॉपर नहीं आने दिया, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया। कभी कभी एक्स्ट्रा एलिमेंट जो होता है ना, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हो जाता है, मतलब आपको पता चलता है कि ये बायनोमियल रहा ही नहीं, ये तो कुछ और तरफ चला गया। और यहां अगर बाय द वे आपने अगर सेंसिटिवली गाड़ी निकाल ली तो क्वेश्चन आपका हो गया। जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए साहब, आपसे मांग क्या रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किस में मांग रहा है? 2x - 1/x की पावर 10 अपॉन x की पावर 4 में। हाँ देखिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इस पूरी कहानी में से जो भी x की पावर बाहर आएगी वो बाइनोमियल ही देगा। तो x की पावर r ये बेटी से ही आ सकती है ना भाई, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि x की पावर 4 नहीं मूव करेगा, x की पावर 4 तो x की पावर 4 बना रहेगा। x की जो बदलती डिग्रियां बाहर आएंगी वो बीटी खोलने पाएंगे। इसका मतलब x² x³ x की पावर 5 x की पावर 6 जो भी आ सकती हैं वो इस बीटी के हाथों में है। ठीक है ना। अच्छा, अब तकलीफ क्या है, मान लीजिए बीटी ने x की पावर 7 दे दिया आपको। अगर बीटी ने x की पावर 7 दे दिया तो नीचे x की पावर 4 बैठा हुआ है,
जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते ही x की पावर 3 रह जाएगा। माने आप तलाश कर रहे हो x की पावर 7 की, लेकिन आपको क्या मिला? x की पावर 4। इसका मतलब ये बात समझ में आई आपको? x की पावर 3। इसका मतलब आपको यहां दिमाग रखना चाहिए। क्या दिमाग रखना चाहिए आपको? ये बात समझनी चाहिए कि मुझे जो भी चाहिए उससे 4 ज्यादा मंगाओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही 4 ज्यादा मंगाऊंगा, नीचे वाला x की पावर 4 अपना कट ले लेगा और 4 कम करके बाकी बचाओ मेरे को दे देगा। तो समझ में आ गया तो मैं आपको समझा दूं कि इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ने अगर एक्स स्क्वायर मांगा तो आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 के ऊपर फोकस करो। किसमें? 2x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 में। क्योंकि जिस दिन ये x की पावर 6 देगा, उस दिन x की पावर 6 अपने कोफिशिएंट वगैरह के साथ बाहर आएगा और नीचे x की पावर 4 होगा, कट के आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? आपको मतलब अब सामने वाला एक लॉजिकल मेथड से एक अपग्रेडेड वैल्यू पे ले गया कि अच्छा और सोचो। अभी तक तो अपन वैल्यू निकालना सीखे थे, अब इसको कैसे करेंगे भाई? निकालना तो x की कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो मतलब जनरल टर्म पे जाओ, ज्यादा बेस्ट तरीका है। तो जनरल टर्म से देखा जाए तो हम ये कह देते हैं कि ये x की पावर 6 tr+1 में आ रही है, और tr+1 का मतलब 10cr, फर्स्ट टर्म की पावर 10 माइनस आर, और सेकेंड टर्म माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर आर। फाइनली अगर थोड़ा और सफाई से लिखा जाए तो 10cr 2x की पावर 10 माइनस आर, और इसको अगर अपन देखें तो ये -1 की पावर आर अलग कर देता हूं, x की पावर माइनस आर दिख रहा है, ठीक है। ये x की पावर माइनस आर इस x के साथ आकर के मैं थोड़ा सफाई से और लिखना चाहूंगा, -1 की पावर आर, 2 की पावर 10 माइनस आर, और यहाँ x की पावर 10 माइनस आर, और इस वाले का भी, इस x का भी माइनस आर और आके जुड़ गया तो 10 माइनस 2r। मतलब x की फाइनल डिग्री मेरे पास 10 माइनस 2r आ रही है। और मैं इससे क्या चाहता हूं, ठीक है, और मैं इससे चाहता हूं कि ये x अपने आप में कितना दे दे? x अपने आप में 6 दे दे मुझे, क्योंकि मुझे x की पावर कितनी चाहिए? 6 चाहिए। तो मैं यहां चाहता हूं ये 6 दे, तो मैं इसके सामने 6 बैठा देता हूं। तो जैसे मैं 6 बैठाऊंगा तो मुझे पता चल गया कि 2r इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r इज इक्वल टू 4, मैंने r की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब मुझे कॉफिशिएंट चाहिए था, वो मिल गया। तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इज व्हाट? 10c2, ठीक है, इंटू में -1 का स्क्वायर, इंटू में 2 टू द पावर 10 माइनस 2। इसका मतलब फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया? 10c2 इंटू 2 टू द पावर 8 इज माय आंसर। ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 आया। जिस दिन भी x की पावर 6 आएगा, x की पावर 4 कट मारेगा, x की पावर 2 रह जाएगा, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे हाथ में आ जाएगा। तो वो पहला क्वेश्चन जिसके ऊपर हमने फोकस करा। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो मैं मतलब आपको एक एक करके जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं, आपकी एक्सरसाइजेज मिलते हैं, उनका आइडिया दे रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, क्या मांगा है? x की पावर 0। हिसाब से देखा जाए इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सुनना। आपको दिख रहा है ये, मुझे दिख रहा है, हाँ, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया? दोनों m नहीं है, एक m है और एक कुछ और होगा, एक को n कह लेते हैं, ठीक है, की पावर n। अपॉन में नीचे कितना हो गया मेरे दोस्त? x की पावर n। इसमें मुझे किसकी जरूरत है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 की। हाँ या ना? अब यहां ध्यान से सुनना। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन x+1 की पावर m+n अपॉन x की पावर n, ये देख रहे हो ना? अच्छा, आपको पता होना चाहिए, आप चाह रहे हो x की पावर 0, चाह रहे हो, ठीक है। x की पावर 0 तभी आ सकती है जब आप, जैसे मान लीजिए x की पावर 0 कब आएगी? जिस दिन ये x की पावर n देगा। जैसे ये x की पावर n दे देगा ना, ये जो ब्रैकेट है, बाइनोमियल थ्योरम तो ऊपर वाले के पास है, नीचे वाले के पास तो है ही नहीं। तो ऊपर वाला अपनी अलग अलग x की डिग्री फेंकेगा, तो उसमें कभी x की पावर n आ सकती है, हो सकता है आ जाए। जिस दिन भी आएगी, नीचे x की पावर n बैठा होगा, कैंसिल आउट होकर के क्या बना देगा? x की पावर 0 दे देगा। तो इसका मतलब आपको जब x की पावर 0 चाहिए, तो आप x की पावर 0 डिमांड नहीं करोगे बीटी से, क्या डिमांड करोगे? x की पावर n भेजो। क्योंकि जिस दिन x की पावर n आएगा, नीचे वाले के कट के बाद में ही x की पावर 0 रह जाएगा। इसका मतलब आपका दिमाग फिर काम करा। इसका मतलब ये कि अब आपने क्वेश्चन को बदला और कहा कि x की पावर n इन व्हाट? इन x+1 की पावर m+n, ठीक है। और जैसे ही आपने परफेक्ट डिमांड लगाई बीटी से, बीटी ने तुरंत tr+1 को ऑर्डर दिया कि tr+1 भैया बताओ जरा कहानी क्या है। तो उन्होंने बताया कि साहब m+n cr, ठीक है, फर्स्ट टर्म x की पावर m+n माइनस r, और सेकेंड टर्म की पावर इतना, और ये हमें को कितना चाहिए? ये इक्वल टू में मेरी क्या डिमांड है साहब? मैं चाहता हूं कि x की डिग्री कितनी आ जाए? n आ जाए, क्योंकि अब मेरे को n चाहिए।
ठीक है, तो अगर इसको इक्वलेंट टू एन करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू में माइनस एम। ठीक है, तो आर इक्वल टू में माइनस एम, आर इज इक्वल टू में एम, सॉरी। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एम, इसका मतलब कॉफिशिएंट कितना हुआ, कॉफिशिएंट भी आगे लो सब, क्योंकि आर की वैल्यू एम रखनी है, इसका मतलब कॉफिशिएंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस एन सी एम। और अगर आंसर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आपके लिए सोचने की जगह छोड़ देता हूँ कि आंसर तो एन भी है। दोनों आंसर है, आंसर 1 आंसर 2, सोच लेना दोनों आंसर बराबर है। सही है, तो अब आपने ये सीखा कि बीटी में भी डायरेक्ट नहीं, कभी कभार इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन तो ये वाले हो गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन फिर से टॉप लेवल स्टूडेंट्स के लिए एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर हो तो ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन है बेसिकली। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां बताना नहीं चाहता और मैं लिखना चाहता हूं आप में से कई लोगों के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 50 इन, बड़े ध्यान से देखना, मैंने लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 100 इंटू में 1 प्लस एक्स। सोचना, फिर मैं वापस लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 इन, बड़े ध्यान से देखने वाले लोगों को ही दिखेगा कि मैं 100 यहां लिख रहा हूं और 1 प्लस एक्स कॉपी कर रहा हूं, ये वाला। ठीक है, और ये दोनों मर्ज हो गए हैं और पता नहीं क्यों मुझे 1 प्लस एक्स क्यूब दिख रहे हैं। दिख गए? बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये तो बीटी तो सिर्फ इसी के पास है, ये तो नॉर्मल नंबर है, जैसे ऊपर वाला खुला था ये खुलेगा, तो 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इन 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर अगली बार जिस दिन ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा उस दिन बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100 इंटू एक्स। ऐसा होगा ना, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर पास वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इन सबसे आपकी लेकिन डिमांड वही रहेगी कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 भेजो। अच्छा, अब यहाँ लेवल वाले बच्चे खटाखट 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 गिनेंगे, और जो बच्चे लेवल के नहीं समझते वो देखिए और उन्हें भी फील आएगा कि अरे वाह, क्वेश्चन तो मैं भी बना गया। कैसे? देखो, आपको पता होना चाहिए बीटी लगेगी किस पे, एक्स क्यूब पे तो लगेगी। किस पे लगेगी? एक्स क्यूब पे लगेगी ना, हाँ या ना। तो एक्स क्यूब, देखो पहले टर्म में एक्स क्यूब की पावर 0, फिर अगले टर्म में एक्स क्यूब की पावर 1, फिर अगले टर्म में एक्स क्यूब की पावर 2, यही तो चलेगा। तो देखो एक्स क्यूब की पावर 0 माने एक्स की पावर 0 बनेगा, फिर अगली बार एक्स क्यूब की पावर 1 माने एक्स की पावर 3 बनेगा, फिर एक्स क्यूब की पावर 2 माने एक्स की पावर 6 बनेगा, और ऐसे चलेगा। मानो ऊपर 3 का टेबल चालू हो गया, 3 का पहाड़ा चालू हो गया, तो 0 3 ऐसे चलो। तो एक ऐसी भी जगह आएगी जहां 3 के पहाड़े में एक्स की पावर 48 उतरेगा। सोचो, एक्स की पावर 48 उतरेगा, जैसे एक्स की पावर 48 उतरेगा अगला नंबर चढ़ेगा एक्स की पावर 51। 3 और जोड़ो, हाँ या ना। क्या ये बात पकड़ में आई? माने अभी तक कहानी सिर्फ इसकी चल रही है, डैश डैश डैश, माने पहली पार्टी की कहानी चल रही है, सिर्फ इसी की कहानी। माने जब भी ये खुले, जब भी ये खुलेगा तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 9, माने 3 का पहाड़ा चालू हो जाएगा, और कहीं 48 आएगा, उसके जस्ट बाद में 51 आएगा, 50 नहीं आएगा। इसका मतलब ये नो एक्स टू द पावर 50, इसका मतलब कोफिशिएंट 0। समझ में आया? ओहो हो, क्या इसमें देखो जरा, इसमें अगर आपको पता हो ये एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 1 है, अब आपको 50 नहीं चाहिए, इससे आपको एक्स की पावर 49 चाहिए, हाँ या ना। सोचो आप, इससे आपको एक्स की पावर 49 चाहिए, 49 आएगा तो 1 जोड़ करके 50 बन जाएगा। अब आप इससे पूछो कि भैया देने वाला तो ये बीटी वाली पार्टी है ना, तू कितना कितना देगी, तो एक्स की पावर 0 देगी, एक्स की पावर 3 देगी, एक्स की पावर 6 देगी। याद करो क्योंकि अंदर तो एक्स क्यूब है, वो तो अपनी फैमिली उतारेगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक्स की पावर 48 आएगा, एक्स की पावर 48 के जस्ट बाद में एक्स की पावर 51 फिर आएगा, एंड डैश क्या एक्स की पावर 49 आया, तो इसका मतलब ये कि मैं क्या जवाब दूंगा, नो एक्स टू द पावर 49, माने कोफिशिएंट 0, माने फाइनली कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, माने फाइनल आंसर इज 0, दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्या कोई बात समझ में आई? इतना शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं फिर बोल रहा हूं लेवल है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में मैं उतना समय नहीं दूंगा, थोड़ा सा आप भी थोड़ा संभाल के करें, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में उतना समय दे पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, और तरह के क्वेश्चंस कराने का मन भी करता है। एक्चुअली क्या, अब इसमें दो दो बीटी हैं, दिख रहा होगा, इसमें दोनों में बीटी लगेगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब दोनों पे बीटी लग रही है,
अगर दोनों में बीटी लगे और फिर किसी का कोफिशिएंट मांगा जाए तो फिर आपको कुछ चॉइस नहीं बचती, फिर जैसा मैं मेथड बता रहा हूँ वैसा करो। ठीक है, आप सबसे पहले जनरल टर्म पे हमला करो कि जनरल टर्म क्या होगी। तो अगर आप जनरल टर्म देखते हैं तो जनरल टर्म जो होगी वो अपने आप में यहाँ हो जाएगी 4C_R1। ठीक, आर की जगह R1 क्योंकि दो दो है ना इसलिए, और एक्स की डिग्री R1। ठीक है, अगर मैं इसकी जनरल टर्म देखता हूं तो मुझे दिख रहा है 5C_R2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की डिग्री R2। फाइनली अगर देखा जाए तो 4C_R1 कोफिशिएंट, 5C_R2 कोफिशिएंट, और x की ओवरऑल डिग्री R1 + 2R2 बन रही है। और मैं ये चाह रहा हूं कि x की फाइनल डिग्री हमारे को 4 दे जाए। अच्छा, x की फाइनल डिग्री अगर हमारे को 4 दे जाए तो इस जगह पर मेरे पास एक ही चॉइस बचती है कि मैं एक छोटी सी टेबल क्रिएट करूं। ठीक है, और टेबल में दो ही पोर्शन होंगे, एक का नाम होगा R1, एक का नाम होगा R2, और मैं यहाँ बता देता हूँ R2 इज इक्वल में 4 - R1/2, मतलब ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया है। अब मैं R1 के नाम पे कुछ अपनी नेचुरल चॉइसेस रखूंगा। मुझे पता है R1 4C_R1 से आया है, तो R1 ज्यादा से ज्यादा 4 तक जा सकता है। R1 0 1 2 3 4, याद है ना, 4C0 4C1 ऐसे। तो मैं सबसे पहले R1 की जगह 0 रखता हूँ। अगर मैंने R1 की जगह 0 रखा तो मुझे पता होना चाहिए कि R1 की जगह 0 रखने पर R2 की वैल्यू 4 - 0/2 बोले तो 2 आ जाएगी। ओके, मैं अब R1 की जगह 1 रखता हूँ। मैंने अगर R1 की जगह 1 रखा तो ये R2 की वैल्यू 4 - 1/2 बोले तो 3/2 आ जाएगी, और 3/2 आती 5C 3/2 बनेगा, जो कि मेरे को मंजूर नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको पकड़ में आई होगी। तो इसका मतलब ये कि मैं R2 की जगह पे 3/2 आ रहा है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, और मैं आगे से कोई और नंबर लूंगा भी नहीं, मेरे को साफ समझ में आ गया। तो मैं बस सिर्फ इवन नंबर पे फोकस कर रहा हूँ। अगला इवन नंबर आ गया 2। तो अगर मैंने 2 रखा तो 4 - 2/2 बोले तो 1 आ रहा है। अगला इवन नंबर मेरे को दिख रहा है 4। ठीक है ना, 4। अगर मैंने 4 रखा तो ये हो जाएगा 4 - 4/2 बोले तो 0। ओके, अब मैं इससे बड़ा नंबर रख नहीं सकता। अब आप में से कोई अगर फटाफट सोच ले और समझ ले कि भाई इस सर आप 6 क्यों नहीं रख सकते, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि अगर मैंने R1 की जगह 6 रख दिया तो 4C6 हो जाएगा, जो कि फिजिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब होगा नहीं। तो अब मेरे पास में कुल मिलाकर के 3 केसेस बने, 1 2 3, जिन पे मेरे पास में एक साथ R1 और R2 की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और मेरे को x की डिग्री 4 चाहिए। सही है। अब इसी टाइम पे मेरे को क्या करना है, बस इनका कोफिशिएंट बोलना है। तो कोफिशिएंट के लिए मैं क्या करूंगा, R1 के नाम पे 0 उठाऊंगा। देखो कोफिशिएंट ये है कोफिशिएंट। तो 4C 0 × 5C R2 की जगह 2, मैंने 0 और 2 का सेट उठा लिया। अगला सेट किसका है, 2 और 1 का। तो मैं लिखूंगा 4C2 5C1 प्लस अगला सेट है 4 और 0 का, 4C4 5C0, एंड दैट इज द कोफिशिएंट, दैट्स इट। तो दैट्स व्हाट इज नीडेड। मतलब इतनी दूर तक ही अपने को, मेरे को लगता है कि अपने कोफिशिएंट्स के बारे में जानना था, है ना। और अभी दो बीटी होगी। अब इसी तरह के कोफिशिएंट हम लोग आगे भी कर सकते हैं, है ना। अब चलते हैं, बस लास्ट में जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल के ऊपर अपन हमला करके चालू करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला टाइटल आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या टाइटल है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर, बहुत 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 काम का टाइटल है और बहुत मस्त टाइटल है। जिस तरह से मैं आपको नोट कराऊंगा, नोट्स लिखवाऊंगा, उसी तरह से चलना। इसमें मूव करने की जगह होती तो एज ए टीचर मैं आपको बहुत प्यार से कहता कि भाई मूव कर जाना, लेकिन मूव नहीं करना है ना। जैसा सिखा रहा हूँ वैसा वैसा नोट डाउन करते चलना। इतना कह सकता हूँ कि इसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जगह बचती है। लगभग सभी तरह की एक्सरसाइजेज, लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, देखिए पूछने को तो अनाप शनाप कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ IIT JEE जो भी पूछा जाता वो लगभग हो जाएगा। हालांकि द गिवन टाइम इज वेरी शॉर्ट, बट वी स्टिल ट्राई अवर बेस्ट, है ना। अपन मिल करके अच्छा करेंगे। चलिए, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है ना, मैं आपको पहले भी बता दूं। बाइनोमियल कोफिशिएंट का नाम सुनते आपको पता होना चाहिए, NC0 NC1 NC2, ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट है। NCN तक, दीज आर और नथिंग बट द बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है, हाँ होती है, बहुत काम की होती है। उल्टा सबसे बढ़िया पार्ट यही है, मतलब अब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का लेवल है, मतलब बुक कराने लायक चीज है, 2 बार 3 बार देखने लायक प्रोसेस। ठीक है, ये और इसके बाद का सेशन। ठीक है, देखिए अगला, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये जैसे मैंने कहा था बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। इन्हें चाहें तो अगर क्वेश्चन वाला C0 लिखेगा या C1 लिखेगा, C2 लिखेगा, तो हम हैरान नहीं होंगे, ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम हमेशा 2 to the power n होता है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स
इज इक्वल टू 2 टू द पावर n होता है, ध्यान रखना, राइट है। अब ये कैसे होता है ना, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसका प्रूफ अगर याद रह जाए तो गुड, नहीं तो ये तो प्रॉपर्टी याद रखनी है। हमें ही पता है कि ये जितनी भी कहानियां हैं ये सारी 1 प्लस एक्स की पावर n की कहानियां हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये होता है ना, होता है ना, ये एक्सपेंशन इतना होता है। अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर दूं, x की जगह 1 पुट कर दूं, तो x की जगह 1 पुट करते ये c0 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते cn हो जाएगा, क्योंकि 1 पुट करते ही x तो डिसॉल्व, 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा। तो इधर भी तो 1 पुट करना पड़ेगा ना, लेकिन सर हाँ इधर भी 1 पुट करना पड़ेगा, तो 2 टू द पावर n बन जाएगा, और ये प्रूफ हो गया। अच्छा, मतलब 1 ही पुट करना है, एग्जैक्टली, बस कॉपी में लिखो पुट x इज इक्वल टू 1 और प्रूफ, नोट डाउन, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सेकंड है डिफरेंस ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में लिखेगा डिफरेंस ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 0, लिख दो, देख लिया आपने, है ना। तो ये क्या है, अल्टरनेट ऑर्डर है। अब डिफरेंस कैसे चल रहा है इसको समझना, हालांकि प्रॉपर शब्द ये नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, अल्टरनेट ऑर्डर में अगर प्लस 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 साइन ना होकर के प्लस माइनस साइन हो जाए तो उनका आंसर 0 बनता है। कैसे, अब अपने को पता होना चाहिए, हमारी कहानी आज भी 1 प्लस एक्स की पावर n की कहानी है। अगर मुझे c1 के आगे माइनस चाहिए तो मुझे x की जगह -1 पुट कर देना चाहिए, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये c2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और c3 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा, और c4 इंटू -1 की पावर 4 हो जाएगा। और बच्चे बच्चे को पता है ये c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस का c4 ऐसे चलेगा, और हम कहेंगे अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस साइन आने पर आंसर इधर भी तो -1 रखोगे, 0 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि अगर सबके बीच में सम हो जाए तो आंसर 2 टू द पावर n, और अगर प्लस माइनस हो जाए तो आंसर इज 0। सही है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है। अब हमारा पहला स्टेटमेंट था c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 डैश cn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। कॉपी में ये नोट डाउन करो। सेकंड है c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3, माने अल्टरनेट ऑर्डर में अगर प्लस माइनस हो जाए तो आंसर इज 0। अब मनी मन अगर बाय द वे मैं इन दोनों को सम अप कर दूं, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो 2c0 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में 2c2, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c4 एंड सो ऑन चलेगा, और इफ दैट इज इक्वल टू में 2 टू द पावर n प्लस 0 हो जाएगा, माने 2 टू द पावर n रह जाएगा, 0 तो क्या जोड़ना। सब में से कॉमन अगर बाय द वे मैं 2 ले लेता हूं तो c0 प्लस c2 प्लस c4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू में 2 टू द पावर n बाई 2, माने 2 टू द पावर n माइनस 1 दिखेगा। दैट इज अनदर प्रॉपर्टी। इसीलिए लोगों ने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा और एक और प्रॉपर्टी बनाई ये। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, क्या किया था मैंने, कैसे बताया था, पहले और दूसरे को इकट्ठा करके दोनों को सम अप किया और ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, और इस तरह से कैंसिल आउट होने के बाद में 2 कॉमन लेकर के हटा दिया। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब आप में से कई लोग कह रहे हैं ऑड कहां है सर, ये तो इवन है। नहीं, अब यहां दिमाग लगाओ। आपको पता है c2 कब आता है, t3 में, c4 कब आता है, t5 में, और t3 t5 क्या है, ऑड है। हाँ, ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, हालांकि दिखा जाए तो इनका जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो इवन है, ठीक है। तो कई बार यहां थोड़ा बहस हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल आप चाहो तो इवन लिख लो, कोई तकलीफ नहीं, अपने दिमाग में जैसा याद रह जाए बेहतर है, ठीक है। तो याद रखना सम ऑफ ऑल ऑड ऑल इवन सबका आंसर 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर बाय द वे हम लोग लोअर सबस्क्रिप्ट इवन वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट लें तो उनका सम भी 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। अब की बार जोड़ने की बजाय हम उन्हें घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। Isn't that good? क्या शानदार चीज है ना, बड़ा मस्त सा। तो अभी तक हमारे पास में 4 जबरदस्त रोचक जबरदस्त जानकारियां हैं जिनका नाम है पहला, ठीक है, पहली जानकारी मैं इस बात को यहां लिख देता हूं। फर्स्ट जानकारी c0 प्लस c1 प्लस c2 से लेकर के cn तक का सम 2 टू द पावर n। सेकेंड, लोअर सबस्क्रिप्ट अगर बाय द वे
ऑड है, C1 C3 C5 वगैरह वगैरह है तो 2 टू द पावर n माइनस 1। और तीसरी जानकारी आई है, अगर लोअर सबस्क्रिप्ट अगर इवन है तो C2 C4 C6 इन सब का सम भी 2 टू द पावर n माइनस 1 है। और अगर अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस हो जाए, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 हो जाए तो इन सब की वैल्यू कितनी निकलती है, डेड डैश 0। एक बात, ठीक है। अच्छा, अब इसका करना क्या है सर, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 13C0, 13C1, 13C2 एंड सो ऑन 13C13 तक। अगर मैंने ऐसे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे तो सबसे पहले नजर इस बात पे पड़नी चाहिए कि मैंने कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट मिस नहीं किया हो, जो कि दिख रहा है नहीं किया। अगर नहीं किया तो ये NC0, NC1, NC2 से लेके NCN तक लिखा है, तो आंसर 2 टू द पावर n होगा बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैंने आंसर होगा 2 की पावर 30। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन देने वाला जानबूझ करके कुछ को मिस कर देता है, तो जो भी मिस कर दे उसको 2 टू द पावर n में से कम कर दो। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 21C1, 21C2, 21C3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 21C20 और पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि 21C1 पहला नहीं है, स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए और एंड जो उसका अपर सब्सक्रिप्ट है उस पर होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हमारे को पता है कि इसमें क्या क्या मिसिंग है, एक 21C0 मिसिंग है और एक 21C21 मिसिंग है। तो अगर बाय द वे वो भी होता, इफ इट वुड हैव बीन एवरीथिंग देयर, तो इसका मतलब मैं कहता कि मेरा आंसर होता 2 की पावर 21, वो लिख लेता हूं और जो मिसिंग है उन्हें लिख देता हूं। तो 21C0 मिसिंग उसे घटा दिया और 21C21 मिसिंग उसे घटा दिया, तो फाइनली मेरा आंसर 2 की पावर 21 माइनस 1 बोले तो 2 टू द पावर 21 माइनस 2 इज माई आंसर। बस अब इसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि लास्ट तक बिल्कुल मैंने आपकी जितनी भी जानकारियां थी वो सारी बनाए रखी, ठीक है। और आपको काम है पढ़ना, बहुत सारी चीजों को आप समझ रहे होंगे, इशारे इशारे करता रहता हूं मैं बीच में, ठीक है। तो बस अब जाते समय वापस अपना वही प्यारा सा इशारा याद है ना, माता पिता का खूब सम्मान करना है, खूब सम्मान पाना है, कोशिशें जारी हैं आपकी तरफ से मेरी तरफ से भी, और हम लोग मिलकर के एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे हैं। भाई बहनों से नोक झोंक चलती रहेगी, प्यार व्यार बना रहना चाहिए, हिंसा से दूर रहें। जय